नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे कि इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और कमोडिटी मार्केट और ब्रोकरेज हाउस के भी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे एक एक करके। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ, और इसमें एशियाई बाजारों की बात करें तो इस वक्त मिला जुला कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो हरे निशान में दिखाई दे रहा है, करीब 11 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चीन के बाजार भी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो लाल निशान में। हांगकांग के बाजार मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार ½ % नीचे हैं। जापान के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर 1% की कमजोरी भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी कुछ की इकोनॉमी डेटा आने वाला था और सेंट्रल बैंक के फैसले आने थे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन अन्य ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, एक बार इसका भी अपडेट ले लें। और हमारे साथ विष्णु मोहन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विष्णु मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, गुड मॉर्निंग पूजा। आज अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बिकवाली कल देखी हमने। सबसे ज़्यादा नैस्डैक में बिकवाली 2% तक इंडेक्स टूट गया। तीनों मेजर इंडेक्स गिरकर बंद हुए और वीकली आधार पर भी करीब 3.5% कमज़ोर अब तक नैस्डैक हो चुका है। S&P में भी करीब 2.5% की अब तक गिरावट आ चुकी है। 1.5% से ज़्यादा वीकली आधार पर डाउ जोन्स टूट चुका है। अगर इन दोनों इंडेक्स के S&P और नैस्डैक को देखें तो मार्च के बाद सबसे अब तक का कमज़ोर हफ्ता ये रहा है। चिंता कहां से है? चिंता एक तो है जो स्पेंडिंग बिल्स को लेकर जो रिपब्लिकन्स की तरफ से जो गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं, उस वजह से चिंता है कि गवर्नमेंट शटडाउन की चिंता बढ़ गई है। और साथ ही सेंट्रल बैंकों का जो रुख है, जो सख्त है, लंबे समय तक लॉफ्टी रेट्स यानी ऊंची ब्याज दरें रह सकती है, उससे चिंता है और उसका दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और कल काफी गिरावट दिखी और उसका असर बॉन्ड यील्ड पर भी देखने को मिल रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड यूएस का जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2007 की ऊंचाई पर है और 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड करीब 17 साल की ऊंचाई पे 2006 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर है। तो ये एक चिंता की बात है और उसका ही दबाव सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयरों पर देखने को मिल रहा है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी काफी कल बिकवाली दिखी थी। जो पैन यूरोप जो इंडेक्स है स्टॉक एक्स 600, वहां पर करीब 1.5% तक की गिरावट दिखी। अक्रॉस द सेक्टर जितने भी सेक्टर थे वो कल यूरोप में गिरकर बंद हुए थे। माइनिंग, ट्रैवल और लीजर्स सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा था। वहां के जितने बड़े सेंट्रल बैंक्स है, कल जो बड़े डिसीजन आए यूरोप में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हालांकि लंबे समय तक दरों में बढ़ोतरी के बाद जब 2021 से लगातार दरें बढ़ा रहे थे, उस पर अब विराम लगाया और उन्होंने 5.25% के पास इसे बरकरार रखने का फैसला किया, क्योंकि वहां पर महंगाई में थोड़ी अब नरमी देखने को मिल रही है। और स्विस नेशनल बैंक, जो स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी ब्याज दरों को स्थिर रखा। लेकिन बाकी स्वीडन के, नॉर्वे के, टर्की के, वहाँ के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाई। टर्की में महंगाई अभी भी 10% के ऊपर है, डबल डिजिट में है। उससे 5% ब्याज दरें वहाँ पर बढ़ाई गई है। 25% से बढ़ाकर ब्याज दरों को 30% कर दिया गया। हालांकि ग्लोबल मार्केट पर इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक इंडिकेटिव के तौर पर उसे देख सकते हैं। बाकी संकेतों की बात करें तो जैसा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास है। क्रूड को लेकर चिंता है, लगातार दाम कम नहीं हो रहा है, लगातार ऊपर की तरफ ही है। हल्की नरमी के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं, $94 के आसपास है। रूस से खबर ये आ रही है कि वहां पर फ्यूल, गैसोलीन जिसे पेट्रोल कहते हैं, और डीजल, वहां पर सप्लाई कम हो गई, वहां पे स्टॉक कम हो गए हैं, तो उन्होंने एक्सपोर्ट को टेम्पररी बैन कर दिया है, गैसोलीन और डीजल के एक्सपोर्ट को। तो ये एक चिंता बात है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही अगर बाकी संकेत अगर देखें, डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर बना हुआ है। साथ ही कॉमेक्स गोल्ड वगैरह में भी उस तरह के अभी तक रुझान नहीं देखने को मिले, वो भी दबाव पर हैं। तो कुल मिलाकर ग्लोबल संकेत आज भी कमजोरी दिख रहे हैं पूजा। बिल्कुल। तो ग्लोबल संकेत इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहे हैं और यूएस में कुछ चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त बॉन्ड यील्ड्स में भी हम देख रहे हैं कि बढ़त है, तो इसका कुछ असर आज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंडियन मार्केट्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं, वहां पर किस तरह के आंकड़े हैं। और कल भी हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जो थी वो जारी थी, और इसको हमने कल ही हाईलाइट कर दिया था कि एफआईआईज अपनी पोजीशन इस वक्त हल्की कर रहे हैं। कल भी 3,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। डीआईएस ने हालांकि खरीदारी की है और 1158 करोड़ की खरीदारी करके गए कल के बाजार में।
इंडेक्स फ्यूचर में 880 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में भारी बिकवाली कल देखने को मिली क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, उसके चलते भी आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन 32,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिला। तो ये हैं एफआईज और डीआईएस के आंकड़े। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक्सपायरी कमजोर हुई थी, 19,800 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर देखने को लिया। बैंक निफ्टी में भी करीब 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो आज के लिए जो लेवल्स नजर आ रहे हैं एफएनओ डेटा और एफआईएस के आंकड़ों को देखते हुए, उसमें निफ्टी के लिए आज जो अहम सपोर्ट लेवल खुल रहा है वो है 19,600 से 19,500 का। अब ये लेवल आज निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर इसके नीचे हम फिसले तो 19,500 फिर एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है, और ऊपर की तरफ 19,800 और 20,000 जिसको कि हम बराबर हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। कल वैसे 20,000 के ऊपर के आंकड़े थे, लेकिन कल 19,800 19,700 के भी लेवल्स हमने तोड़े। उसके बाद अगला जो अहम रेजिस्टेंस अब नजर आ रहा है वो 19,800 का है, वहां से बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने भारी गिरावट देखी, तो अब जो नए सपोर्ट आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए वो है 44,500 से 44,300 के, और जो रेजिस्टेंस अब नजर आ रहा है वो है 45,000 से 45,300 का। ये आने वाला हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब सीरीज की एक्सपायरी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उतार चढ़ाव बना हुआ है। ग्लोबल मैक्रो हालात भी सही नहीं नज़र आ रहे हैं, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो इस रेंज पर नज़र रखिए और इंडेक्स में आगे हम समझेंगे कि इस तरह से ट्रेड करें, लेकिन ये कुछ अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बाजार पर रणनीति भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन क्या इस माहौल में आप सलाह देंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर पर आपकी नजर होगी? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी से अभी फिलहाल मैं दूर रहने की सलाह दूंगी। आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी जो पिक्स यहाँ पे लेने हैं तो आप यहाँ पे डिफेंसिव स्टॉक्स को ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉक्स में उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करिए जिनका ज्यादा इंडेक्स से रिलेशन ना हो, क्योंकि अभी ये जो हमने कल की सेशन में यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, जो यहाँ पे सेलिंग देखी है, वो कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरी तरफ से भी आज के दो पिक्स रहेंगे, तो एक डिफेंसिव सेक्टर से रहेगी और एक पावर सेक्टर से। जो मेरी है वो यहाँ पे अदानी पावर की रहेगी, जिसमें आपको 380 के प्राइस पे लेना है। टारगेट इसका 398 और 405 तक एक्सटेंड होता है। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 373 का। दूसरी पिक जो है यहाँ पे वो इन्फोसिस में रहेगी। कल की सेशन में हमने देखा कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पे ओवरऑल आईटी सेक्टर में एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो इन्फोसिस को आपको 1510 के प्राइस से लेना है। टारगेट इसका जो है वो 1540 का रहता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको स्ट्रिक्टली 1500 का मेंटेन करना है। राइट, तो इन्फोसिस पर नजर रखिए। कल के कमजोर बाजार में भी हमने देखा था कि इस स्टॉक में अच्छा प्रदर्शन था, 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। तो इन्फोसिस पर खरीदारी कर सकते हैं और अदानी पावर में भी ट्रेड कर सकते हैं 398 405 के लेवल्स के लिए। ध्वनि बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। मुंबई स्टूडियो से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निग पूजा। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट्स में भी बहुत बड़ा एक्शन देखने मिल रहा है। आज आखिरी दिन है आईपीओ सब्सक्रिप्शन का। साई सेल्स लगभग 33% सब्सक्राइब हुआ है अभी तक और सिग्नेचर ग्लोबल 1.6 टाइम्स। 2 लिस्टिंग्स भी होने वाली हैं। सबसे पहला है जैगल के आईपीओ लिस्टिंग का। आईपीओ प्राइस 164 रुपीज़ का है। टोटल सब्सक्रिप्शन 13 टाइम्स है और एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम लिस्टिंग होगी। अब सामी होटल्स का आईपीओ प्राइस भी 126 रुपये का है। सब्सक्रिप्शन 6 गुना हुई थी और यहाँ पे भी प्रीमियम लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है। तो ये 4 कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट्स पे फोकस रहेगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस भी फोकस में रहेगा। अब यहाँ पे जो है बड़ी डील हुई है जहाँ पे निरमा 75% स्टेक जो है अक्वायर करने वाली है। लगभग 7,500
करोड़ का टोटल डील पे ये जो सेल है 615 रुपये प्रति शेयर पे हुई है और इसका जो कैश कंसिडरेशन है 5,650 करोड़ का ऑलमोस्ट रहने वाला है। ग्लेनमार्क फार्मा जो है कंटिन्यू करने वाले, होल्ड करना लगभग 8% उनकी आम ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में। और निरमा जो है एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी करने वाली है पब्लिक शेयर होल्डर्स के, जो अगर आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के शेयर्स को होल्ड करते हैं। जो ओपन ऑफर होगी वो लगभग 17% स्टेक का होगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में, जहां पे 631 रुपीज़ पर शेयर का जो है ओवरऑल ऑफर दिया जाएगा। और ऑफ कोर्स देखा जाए तो ये डील ओवरऑल जो हमारी बातचीत हुई है और जो वैल्यूएशंस देखे हैं वो थोड़ी सस्ती हुई है, तो ये टाइप से बेनिफिट रहेगा इन्वेस्टर्स को भी। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में फोकस करें तो यहाँ पे भार्गव दासगुप्ता ने जो है रिज़ाइन कर दिया MD और CEO के पद से। विप्रो में भी जतिन दलाल ने जो है अपनी रेजिग्नेशन दी है CFO के पद से। उनके जगह अपर्णा अय्यर जो है नई CFO रहेंगी विप्रो के लिए। JSW स्टील एजेंसी से खबर आ रही कि उनकी जो एक्विजिशन हो रही है कनाडा की कंपनी टेक के जो कोल यूनिट है, उस एक्विजिशन के प्रोसेस को थोड़ी स्लो डाउन ज़रूर करेंगे। हालांकि कमिटमेंट है कि वो पूरी 37% स्टेक की जो है एक्विजिशन वो कंप्लीट करेंगे आगे जाते हुए। इंटरेस्टिंग नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 60 लाख शेयर्स की जो है ओवरऑल एक्विजिशन की है। ICICI सिक्योरिटीज़ भी फोकस में रहेगा। सेबी इशू की है एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग उनके मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को लेके। और वेदांता फोकस में रहेगा, लगभग 2,500 करोड़ रेज करने वाले NCD जरिए। और RVNL भी फोकस में रहेगा, उनकी जो JV है जिसमें RVNL का लगभग 49% स्टेक है, वहाँ पे ट्रैक्स एंड टावर्स इंफ्राटेक के साथ JV करके जो NHAI के जो रोड प्रोजेक्ट्स है उस पर उनको ऑर्डर मिला है लगभग 1272 करोड़ रुपीज़ का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो आपको दिन में ट्रेड में ट्रैक करने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ढेर सारी खबरें हैं। प्राइमरी मार्केट में एक्शन बना हुआ है और कुछ ऑर्डर विन की भी खबरें यहाँ पर निकल कर आई हैं जिस पर कि हमारा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सब पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर कैसे ट्रेड करें। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे व्यू पहले लेंगे कच्चे तेल पर। उतार चढ़ाव बना हुआ है बराबर, लेकिन आगे के लिए ट्रेंड आप कैसा देख रहे हैं, किस लेवल तक तेजी देख रहे हैं? क्योंकि कल जब खबर आई रूस ने फ्यूल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, उसके बाद हल्की नरमी हमने देखी थी, लेकिन यहाँ से आपसे ट्रेंड समझना चाह रहे हैं कि क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं क्रूड पर? मुझे देखिए, जिस तरीके से हमने कल एक सेल ऑफ देखा पूरी कमोडिटी मार्केट में फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा स्टेबल रखने के बाद और हॉकिश स्टेटमेंट आने के बाद, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर रहा। हालांकि क्रूड अगर देखें तो एक ओवरबॉट जोन में है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हमने कल देखा भी था। हमें लगता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर गया है, वो हमें लग रहा है कि उससे भावों में गिरावट का रुख हो सकता है। तो आज के लिए हमें लगता है कि क्रूड में करीबन 7,550 बिकवाली करें, 7,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 7,400 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड में फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, मुनाफा वसूली जारी रह सकती है 7,400 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। और सोने चांदी में क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, सोने चांदी में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमने कल आते हुए देखा डॉलर इंडेक्स की बढ़त की वजह से। तो यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, बट हाँ हायर लेवल पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो गोल्ड में बिकवाली करना चाहिए करीबन 59,100 में। स्टॉप लॉस रहेगा 59,350 का, टारगेट 58,600 तक आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि 1920-1915 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में भी बिकवाली करने की सलाह 58,600 के लेवल्स के लिए। अनुज, आखिरी सवाल बेस मेटल पर होगा, वहां पर क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए, बेस मेटल में भी हमने कल एक गिरावट आते हुए देखी थी। तो कॉपर हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड रहेगा करीबन 724 में, स्टॉप लॉस 730 का लगाए, टारगेट 715 तक हो सकता है। ओके, ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह, कच्चे तेल और गोल्ड में भी बिकवाली करने की ही सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है अनुज की तरफ से। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, कहाँ पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये हमने आपको बताया।
अब नजर डालते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर, और काफी ढेर सारी रिपोर्ट्स आज आ रही हैं। शुरुआत इंडसइंड बैंक के रिपोर्ट से करेंगे। यूबीएस ने अपनी खरीदारी की सलाह बरकरार रखी हुई है। टारगेट जो देख रहे हैं वो है 1800 का, और इनका कहना है कि बैंक की अर्निंग क्वालिटी में सुधार हो रहा है और उसी ट्रैक पर बैंक आगे बढ़ रही है। तो ये एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट इंडसइंड बैंक पर। इसके अलावा विप्रो पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, और सीएफओ के रेजिग्नेशन के बाद ये रिपोर्ट कंपनी ने जारी की है, जिसमें कि वो अपनी अंडरवेट की राय बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य देख रहे हैं 352 रुपये प्रति शेयर का। विप्रो इस पर 428 के आसपास कारोबार भी कर रहा है। उनका कहना है कि ये जो पूरा ट्रांजिशन होगा विप्रो में वो एक स्मूथ प्रोसेस रह सकता है, और आगे की जो कमेंट्री आएगी नए मैनेजर नए यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की तरफ से, नए कैंडिडेट की तरफ से, उस पर नजर रहेगी। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, और यहाँ पर ओवर रेट की राय बरकरार रखे हुए हैं। टारगेट देख रहे हैं 1555 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी मैक्वारी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि अंडर परफॉर्म की राय वो दे रहे हैं, और यहाँ पर टारगेट है 760 रुपये प्रति शेयर के टारगेट्स यूएसएल के लिए। Q2 में इनका मानना है कि डिमांड ट्रेंड एक स्थिर नजर आ सकती है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है कॉनकोर्ड बायोटेक पर। यहाँ पर एंटीक ने अपनी रिपोर्ट अपनी कवरेज शुरू की है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट देख रहे हैं 1340 रुपये प्रति शेयर का। तो कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं वहाँ पर अंडरवेट की राय निकल कर आ रही है, तो उसका असर आज स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ की। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, ये आपके सामने एक करके रखेंगे। निर्मल बांग ने भारत फोर्ज में बिगवाली करने की सलाह दी है। 1040 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1130 का, और आरईसी लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है। कल भी कमजोर बाजार में हमने देखा था, यहाँ पर अच्छी तेजी थी। 270 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 254 का। कोटक सिक्योरिटीज ने बीएचईएल में खरीदारी की सलाह दी है। 135 137 के लेवल्स के लिए तेजी करके चल सकते हैं आप बीएचईएल में। स्टॉप लॉस 120 का, और एक और व्यू निकल कर आ रहा है आईटी स्टॉक पर ही, टीसीएस, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। 3625 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 665 का। और सुबह जब ध्वनि से हमारी बात हो रही थी, उन्हें भी इन्फोसिस अच्छा लग रहा था, तो आईटी स्पेस में आप नजर रख सकते हैं, और अदानी पावर में भी उनकी खरीदारी करने की सलाह थी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की नजर रखिए। ज्यादातर ट्रेड आज तेजी के ही निकल कर आ रहे हैं, एक भारत फोर्ज को छोड़ के, जिसमें कि बिकवाली की सलाह आज निकल कर आ रही है। बाकी सभी स्टॉक्स में आज निश्चित स्रोत पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।